जय हिंद दोस्तों। पीपीएससी मस्ती अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लाया हूँ मौर्य साम्राज्य से पहले विदेशी आक्रमण कौन कौन हुआ था उसके बारे में चर्चा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कहना चाह रहा हूँ। मोटिवेशन स्टेटमेंट है, आपके हौसले आपकी तकलीफ़ों से बड़े होने नहीं चाहिए, ना कि आपको तकलीफ़ आपके हौसलों से बड़ी है। कहने का मतलब है कि आपका हौसला कितना भी आपके पास तकलीफ क्यों न आ जाए, कभी नीचे नहीं आना चाहिए। तकलीफ हावी नहीं होना चाहिए आप पर। अगर तकलीफ हावी होता है फिर भी हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला को आप बुलंदियों तक ले जाकर रखिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना सब्जेक्ट शुरुआत करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 8। इससे पहले मैं 7 अध्याय तक पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत में हुए विदेशी आक्रमण, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के स्थापना से पहले कौन कौन विदेशी आक्रमण भारत में हुआ था। शुरुआत करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर 2 विदेशी आक्रमण हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किस महाद्वीप पर? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर 2 विदेशी आक्रमण हुआ था। कितना आक्रमण हुआ था? 2 विदेशी आक्रमण हुआ था। अब कौन कौन आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, याद रखिएगा। अब 2 विदेशी आक्रमण कौन हुआ था? ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण, पर्शियाई आक्रमण जो 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी 516 ईस्वी पूर्व हुआ था। कौन? ईरानी आक्रमण। लेकिन यूनानी आक्रमण, मकदूनिया आक्रमण 4थी शताब्दी ईसा पूर्व 326 ईस्वी में हुआ था। यूनानी आक्रमण, मकदूनियाई आक्रमण 4थी शताब्दी में 326 ईसा पूर्व हुआ था यूनानी आक्रमण। और ईरानी आक्रमण जो हुआ था, पर्शियाई आक्रमण जो था 516 ईस्वी पूर्व यानी 6ठी शताब्दी आसपास हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। आक्रमणकर्ता प्रथम डेरियस या दारा बाहु, इसी को कहा जाता है, यानी दारा प्रथम डेरियस या दारा बाहु के नाम से जाना। कब? पर्शियाई आक्रमण 6ठी शताब्दी 516 ईस्वी पूर्व में। यह ईरानी के हकमानी राजवंश का तीसरा शासक था। ईरान के हकमनी राजवंश का तीसरा शासक था। कौन? डेरियस या दारा बाहु। पूछेगा पर्शियाई आक्रमण किस सदी में क्या? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में। कब हुआ? तो 516 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईरान से आक्रमण किया था। कहाँ से? ईरान से आक्रमण किया था। आक्रमण करने वाला ईरान का कौन था? डेरियस दारा बाहु। डेरियस या दारा या बाहु उसी को कहा जाता है। यह ईरान के हकमनी राजवंश का तीसरा शासक था। इधर आक्रमण करता था सिकंदर महान, जो मकदूनिया के राज का दूसरा शासक था। पूछेगा सिकंदर आक्रमण करने से पहले कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का राज का दूसरा शासक था। मकदूनिया राज का दूसरा शासक था। भारत पर ईरानी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमण ईरानी शासक डेरियस था। डेरियस बंद था। कौन था?
डेरियस पंच, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। किसका? साइरस का उत्तराधिकारी था। याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से स्थापना से पहले भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमण जो ईरान का था, डेरियस प्रथम। पूछेगा परीक्षा में दोस्तों कि डेरियस प्रथम किस देश का विदेशी आक्रमणकारी था? तो ईरान का। कहाँ का? ईरान का। जो साइरस का उत्तराधिकारी था, यानी साइरस का, इसके पिता का नाम साइरस था। डेरियस प्रथम को भारतीय भाषा में दाहिबाहु के नाम से जाना जाते हैं। कौन से नाम से जाना जाते हैं? दाहिबाहु। डेरियस प्रथम को भारतीय भाषा में दाहिबाहु के नाम से जाना जाते हैं। इन्होंने भारत के पश्चिम छोर पर पंजाब के क्षेत्रों पर 516 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि डेरियस प्रथम को भारतीय भाषा में किस नाम से जाना जाते हैं? तो दाहिबाहु के नाम से जाना जाते हैं। दाहिबाहु ने भारत के पश्चिमी छोर पंजाब पर कब आक्रमण किया था? तो 516 ईस्वी पूर्व का आक्रमण किया था। 516 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या क्या रहा? डेरियस प्रथम विश्व इतिहास का ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख जारी किया था। यानी डेरियस प्रथम जो ऐसा शासक था जो सबसे पहले अभिलेख का जारी करने वाला था। पूछेगा ईरान के आक्रमण करने वाला डेरियस प्रथम ने क्या शुरुआत किया था? तो अभिलेख का शुरुआत किया। सबसे पहला शासक था, विश्व इतिहास का सबसे पहला शासक था डेरियस प्रथम ने, जो अभिलेखों का जारी किया था। अभिलेखों का जारी किया था। इधर आते हैं, मौर्य वंशीय शासक अशोक ने इसी दौरान प्रेरणा लेकर अभिलेख जारी किया था। यानी डेरियस प्रथम का प्रेरणा लिया था मौर्य शासक अशोक। मौर्य शासक डेरियस प्रथम का प्रेरणा लिया था और इसी अभिलेख को फिर उसके बाद मौर्य शासक ने भी खरोष्टी लिपि का विकास ईरानी से संपर्क का परिणाम था। ईरानी से संपर्क का परिणाम था। खरोष्टी लिपि का विकास आरमाइक लिपि से हुआ था। किससे? आरमाइक लिपि से हुआ था। यानी खरोष्टी लिपि का जो विकास हुआ था किस लिपि से? आरमाइक लिपि से हुआ था। साम्राज्य को प्रांतों विभाजित करने की परंपरा ईरानी संपर्क, यानी साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित करना ईरानी परंपराओं का सबसे बड़ा खेल था। पूछेगा साम्राज्य को अनेक भागों में विभाजित करने का खेल किसके पास था? तो ईरानी परंपराओं का प्रभाव था। मौर्य शासक अशोक ने डेरियस प्रथम से ही अभिलेखों का ज्ञान किया। उन्होंने सबसे पहले खरोष्टी लिपि का ईरानी से संपर्क का परिणाम, यानी ईरानी से संपर्क का खरोष्टी लिपि का विकास क्या बनाया। खरोष्टी लिपि का विकास अरमाइक लिपि में भी किया गया। आते दूसरा, भारत का पर यूनानी आक्रमण। सिकंदर महान डेरियस के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण सिकंदर महान था। यानी डेरियस प्रथम आक्रमण करने वाला भारत पर पहला शासक था। उसके बाद जो आया सिकंदर महान आया। कहा जाता है कि सिकंदर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने पिता फिलिप से विजय की प्रेरणा लिया था। यानी पिता से, उसका पिता का नाम था फिलिप, और पिता से उन्होंने विश्व विजेता का सपना देखा था। यानी विश्व विजय का प्रेरणा का शिक्षा लिया था। किससे? पिता से। सिकंदर महान 20 वर्ष की अवस्था में 336 ईस्वी पूर्व में वह मकदूनिया का शासक बन बैठा। कहाँ का? मकदूनिया का शासक बैठा। यानी अपने पिता से वो शिक्षा लिया था विश्व विजेता बनने का, और उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में 336 ईस्वी पूर्व मकदूनिया की गद्दी पर जाकर बैठ गया। कहाँ के गद्दी पर जाकर बैठ गया?
मकदूनिया के गद्दी पर 336 ईस्वी में जाकर के बैठेगा। पूछता क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा? तो 20 वर्ष की अवस्था में बैठा। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो फिलिप नाम था। और पिता से ही विश्व विजेता का सपना देखने वाला कौन था? सिकंदर था। सिकंदर से पहले आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम था, जिसे भारतीय भाषा में दाहे बाहु के नाम से जाना जाता है। सिकंदर एशिया माइनर ईरान को जीतता हुआ पारसिया पहुंच गया। यानी सिकंदर ने ईरान को जीतते हुए पारसिया पहुंचा और पारसिया के हकमनी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। कहाँ? पारसिया के हकमनी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर। हकमनी का शासक उस समय था डेरियस तृतीय। कौन था? डेरियस तृतीय, जो डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय का शासक था डेरियस तृतीय। उसने फारस को अपने प्रभुत्व में ले लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। फारस से वह हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया। यानी कहने का मतलब है कि फारस को जो डेरियस तृतीय को जीता और उसके बाद हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए सिकंदर महान ने भारत में पहुंच गया था। यानी हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए सिकंदर महान ने भारत पर पहुंच गया। कहाँ? भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया गया। कहा जाता है कि सिकंदर महान मैसेडोनिया प्रांत का शासक था। कहाँ का? मैसेडोनिया प्रांत का शासक था। इन्हें अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इन्हें अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। पूछता है क्वेश्चन बार बार दोस्तों कि अलेक्जेंडर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिकंदर महान को जाना जाता है। इन्होंने पूरे यूनान को जीतने का यानी पश्चात ध्यान की भारत की ओर किया। यानी पूरे यूनान को जीत करके उसके बाद सोचा चलते हैं भारत को जीत लेते हैं। भारत की ओर उसका ध्यान आकर्षित गया। यानी भारत की ओर उसका ध्यान जब गया, उन्होंने 326 ईस्वी में पूर्व तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? 326 ईस्वी पूर्व तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। कहाँ? तक्षशिला पर आक्रमण किया। लेकिन वहां के शासक आम्भी को पराजित कर दोनों के बीच एक समझौता हो गया। तक्षशिला का शासक था आम्भी, उसको पराजित कर और एक समझौता किया। क्या किया? एक समझौता किया। कहा जाता है कि आम्भी एक ऐसा शासक था जो सिकंदर की अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। उन्होंने भारतीय पर आक्रमण के समय आक्रमण करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति भारत पर आक्रमण या कोई राजा करता है तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आक्रमण नहीं करूँगा, मैं आपके तरफ से सहयोग दूंगा लड़ने में, सहायता दूंगा लड़ने में। लेकिन इसी चीज को देख करके सिकंदर महान ने राजा आम्भी को अपना साम्राज्य वापस दे दिया। अपना राज्य को वापस क्या कर दिया? आम्भी को दे दिया कि जाओ तुम खुद चलाओ। जाओ तुम खुद चलाओ। कहा जाता है कि सिकंदर तक्षशिला अभियान पश्चात दूसरा अभियान पौरव राज के खिलाफ हुआ, जो झेलम, बितस्ता, चिनाब, अस्किनी नदी के संगम पर था। यहाँ के शासक पौरव था। यानी सिकंदर का तक्षशिला अभियान के बाद दूसरा अभियान पौरव राज खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ? पौरव राज के खिलाफ हुआ था।
यह राज झेलम या बितस्ता या चेनाब नदी के किनारे है। किसने? झेलम, बितस्ता या चेनाब नदी के किनारे है। नदी के संगम पर स्थित यहाँ का शासक पोरस था। कौन सा? पोरस था। झेलम, चिनाब और अस्किनी। झेलम, चिनाब, अस्किनी नदी जो है, चिनाब अस्किनी एक पुराना नाम है, संगम पर स्थित है। कौन सा? वहाँ का शासक पोरस था। सिकंदर एवं पोरस के बीच एक झेलम में बितस्ता नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। यानी सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है झेलम नदी का यूनानी भाषा में, किस भाषा में? यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस नदी कहा जाता है। यानी झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइडेस्पिस नदी कहा जाता है। अच्छा, इस युद्ध को भी हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। लेकिन खुदा न पक्ष, इस युद्ध में पोरस की हार हुआ। पोरस को क्या कर दिया? हरा दिया। लेकिन पोरस को यानी लड़ने में बहादुर वीरता को देख करके उसके साम्राज्य को क्या कर दिया? वापस लौटा दिया। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर क्या कर दिया? राखी बांध दिया। पोरस की कलाई पर क्या कर दिया? राखी बांध दिया। सिकंदर का भारतीय नाम अलकेंदु था। याद रखिएगा, सिकंदर का भारतीय नाम क्या था? अलकेंदु था। हाइडेस्पिस किस नदी किनारे हुआ? तो झेलम नदी के किनारे हुआ। इस युद्ध को क्या कहते हैं? हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुआ। किसका हार हुआ? पोरस का। और हार करने के बाद उन्होंने सिकंदर को अपना क्षेत्र वापस लौटा दिया। किसको? पोरस को। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था। पोरस की कलाई पर राखी बांध दिया। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। जो पोलस जो राजा जो शासक था, जो स्विधिनता स्वीकार किया था, उसको कलाई पर जाकर के राखी बांध दिया। सिकंदर का भारतीय नाम अलकेंदु था और घोड़ा का नाम बुके फेराल था। सिकंदर का भारतीय नाम क्या था? अलकेंदु, और उनके घोड़ा का नाम बुके फेराल था। क्या था? बुके फेराल। पोरस के बाद सिकंदर अन्य भारतीय प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया, लेकिन सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। इतना थका हुआ, हारा हुआ था सिकंदर का सेना कि ब्यास नदी नहीं पार कर सकता है, इसलिए वहां से पीछे हटना चालू हो गया। सिकंदर का भारतीय भूभाग पर अंतिम विजय पाटल राज के युद्ध के विरुद्ध हुआ। किसका विरुद्ध? पाटल राज युद्ध के विरुद्ध हुआ। सिकंदर ने भारत में 2 शहर बुकेफाला और निकैया नामक 2 शहर को विकसित किया। किस शहर को? बुकेफाला और बिकैया नामक शहर को सिकंदर ने शुरुआत किया था। ब्यास नदी को यूनानी भाषा में हाइफेनिस नदी कहा जाता है। अपनी सेना की बात स्वीकार करते हुए सिकंदर ने स्वदेश लौटने का निर्णय लिया। सिकंदर क्या कर दिया कि अपनी सेना को बात को मान गया और सिकंदर स्वदेश लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसी भनक राजा को लगता है अपने जल सेना के प्रमुख सेनापति न्यारकस को के साथ वापस भेज दिया जाता है, जबकि स्थल सेना खुद अपने नेतृत्व के वापस लौट आया था। यानी स्थल सेना खुद वापस लौट आया था। कहा जाता है कि इसी लौटने के दौरान 1323 ईस्वी में पूर्व में
अफ्रीका के बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हो गया। कहाँ? अफ्रीका के बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हो गया और उनका घोड़ा का भी मृत्यु हो गया। उनका घोड़ा का भी मृत्यु हो गया। बुक्के फेराल दोनों बेबीलोन में ही दफना दिए गए। कहाँ दफना दिए गए? दोनों को बेबीलोन में ही दफना दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, सिकंदर का गुरु अरस्तु और अरस्तु का गुरु प्लूटो था। प्लूटो का गुरु सुकरात था और सुकरात का गुरु अफलातून था। सुकरात का गुरु कौन था? अफलातून। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।